हेलो दोस्तों, लो विजार्ड गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयदत्त। लो विजार्ड गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लो विजार्ड गुरु चैनल में हम जीएसटी, कंपनी लॉ एंड टैक्स लॉ से रिलेटेड वीडियोस एंड लेक्चर्स की सीरीजेस को देखा करते हैं। इसी संदर्भ में दोस्तों हम कंपनी लॉ के सेक्शंस वाइज रिविजन्स के वीडियो देख रहे हैं, जहां पर अभी हम चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी के सेक्शंस के वीडियोस देख रहे हैं, जहां पर हम क्विक रीजन ले रहे हैं सेक्शंस वाइज। अभी हम दोस्तों प्रेजेंटली सेक्शन 96, 97, 98, 99 एंड 100 देन सेक्शन 103 एंड 104 का रिवीजन चैप्टर नंबर 7 के रिगार्ड्स में कर चुके हैं। आज दोस्तों सेक्शन 101 एंड सेक्शन 102 मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शंस हैं रिगार्डिंग द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग्स। कब एक कंपनी का नोटिस वैलिड माना जाएगा, उसकी बातें सेक्शन 101 एंड 102 के रिगार्ड्स में कही गई हैं, जिसे हमें आज डिस्कस करना है। तो दोस्तों, आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर उस रेड कलर के बटन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे सभी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। कंपनी लॉ और जीएसटी एंड टैक्स लॉ से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, अकाउंट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उसमें मैं अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर आपको बेस्ट सॉल्यूशन देने की पूरी प्रयास करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज हमें डिस्कस करना है सेक्शन 101 एंड 102 रिगार्डिंग द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग। दोस्तों, किसी भी कंपनी के अंदर नोटिस तभी वैलिड माना जाएगा जब वह प्रॉपर पर्सन को दिया जाए और प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा दिया जाए, साथ ही प्रॉपर टाइम पर दिया जाए। नोटिस मस्ट बी गिवन बाय प्रॉपर अथॉरिटी इन प्रॉपर टाइम, बाय प्रॉपर अथॉरिटी इन प्रॉपर टाइम टू द प्रॉपर पर्सन। तो दोस्तों, ये तीन चीजें महत्वपूर्ण रूप से नोटिस को वैलिड बनाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि नोटिस किन प्रॉपर पर्संस को दिया जाना जरूरी है। तो सेक्शन 101 के अंदर कहा गया है दोस्तों, नोटिस 5 लोगों को दिया जाना जरूरी है। सेक्शन 101 के हिसाब से 5 लोगों को नोटिस दिया जाना जरूरी है। पहला, कंपनी के मेंबर्स को नोटिस दिया जाना जरूरी है। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, यहां पर वर्ड मेंबर्स यूज लिया गया है, शेयर होल्डर्स यूज नहीं लिया गया है, क्योंकि शेयर होल्डर्स टर्म को यूज लिया जाता तो वह केवल कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए यूज लिया जाता। यहां पर मेंबर्स वर्ड को यूज लिया गया है, यानी जिस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स नहीं है, जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, वहां पर नोटिस उनके मेंबर्स को दिया जाएगा। तो मोस्ट कॉमन टर्म यहां पर मेंबर यूज ली गई है, जिसमें शेयर होल्डर्स भी कवर हैं। जो यदि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो शेयर होल्डर, और यदि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर नहीं होंगे, वहां पर मेंबर्स ही होंगे। तो यहां पर नॉर्मली टर्म को, कॉमन टर्म को यूज लिया गया है मेंबर्स। तो मेंबर्स को नोटिस दिया जाना जरूरी है दोस्तों। इसके साथ ही कंपनी के डायरेक्टर्स को नोटिस दिया जाना जरूरी है, ऑडिटर को भी नोटिस दिया जाना जरूरी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एनहेंस करने के लिए कंपनी के ऑडिटर को भी मीटिंग में प्रेजेंट किया जाता है, मीटिंग का नोटिस दिया जाता है और वो मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो शेयर होल्डर्स के डाउट्स को क्लियर कर सके रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उन्होंने ऑडिट किया है। इसके साथ ही डायरेक्टर्स को भी नोटिस दिया जाता है। कंपनी की जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एनहेंस करने के लिए ऑडिटर और डायरेक्टर को नोटिस दिया जाना जरूरी है। फोर्थ दोस्तों, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज्ड मेंबर को भी नोटिस दिया जाना जरूरी है। कोई व्यक्ति मर गया है तो उसके शेयर उसके लीगल हेयर को ट्रांसमिट किए जाते हैं, उसके शेयर उसके लीगल हेयर को ट्रांसमिट किए जाते हैं। अब देखिए, कोई व्यक्ति मर गया और कंपनी जनरल मीटिंग करने जा रही है तो उसका नोटिस उस डिजीज्ड पर्सन को तो दे नहीं सकती, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देगी, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देगी, जो कि अभी मेंबर नहीं बना है। यानी उसका मेंबर बनना, उसके नाम पर शेयर का ट्रांसफर होना अभी पेंडिंग है ना। अभी शेयर उसके नाम पर ट्रांसमिट हुए हैं पर पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हुए हैं, और उस दौरान कंपनी जनरल मीटिंग करने जा रही है तो उसका नोटिस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाएगा, हालांकि वो अभी मेंबर नहीं बना है। ठीक है। फिफ्थ पर्सन कौन है सर? यदि कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके एसाइनी को नोटिस दिया जाता है, उसके एसाइनी को नोटिस दिया जाता है। तो सर, कंपनी को कैसे पता लगेगा कि व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया है और उसके एसाइनी को नोटिस देना है? तो दोस्तों, यहां पर उस एसाइनी को ही कंपनी को
एप्लीकेशन देना होता है कि कंपनी जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन करे वो अब असाइनी के साथ करे, क्योंकि कोर्ट ने इस व्यक्ति को, अमुक व्यक्ति को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, उसकी जगह पर मैं अब असाइनी हूं, कृपया नोटिस मुझे सर्व किया जाए। इसलिए कंपनी उस असाइनी को नोटिस सर्व करेगी। तो दोस्तों, नोटिस के वैलिड होने के लिए 4 चीजें होना जरूरी है। प्रॉपर नोटिस, टू प्रॉपर पर्सन, बाय प्रॉपर अथॉरिटी, इन प्रॉपर टाइम। प्रॉपर पर्सन कौन कौन होंगे वो 5 लोग हमने देख लिया। प्रॉपर अथॉरिटी कौन होगी सर? प्रॉपर अथॉरिटी होती है सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नोटिस को इशू करने के लिए प्रॉपर अथॉरिटी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दोस्तों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर नोटिस को सर्व करने के लिए अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं किसी भी व्यक्ति को। हो सकता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से ही किसी डायरेक्टर को अथॉरिटी डेलीगेट कर दें। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर यह अप्रूवल मिलना जरूरी है, तभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नोटिस सर्व करने के लिए किसी भी व्यक्ति को ऑथोराइज कर सकते हैं, क्योंकि पूरी अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही होती है। चाहे तो वो किसी डायरेक्टर को ऑथोराइज कर सकते हैं दोस्तों, चाहे तो फिर वो कंपनी सेक्रेटरी को ऑथोराइज कर सकते हैं। तो प्रॉपर अथॉरिटी दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में पूछा जाता है नोटिस को सर्व करने की प्रॉपर अथॉरिटी कौन है। ठीक है, तो नोटिस को सर्व करने की प्रॉपर अथॉरिटी दोस्तों कंपनी सेक्रेटरी नहीं है। एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी नहीं है सर, यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। हाँ, कंपनी सेक्रेटरी को यदि बोर्ड रेजोल्यूशन एट द बोर्ड मीटिंग पास कर ऑथोराइज कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, तो वो नोटिस सर्व करने के लिए अधिकृत होगा, ऑथोराइज जो होगा। परंतु दोस्तों, यदि कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऑथराइजेशन के बिना ही नोटिस सर्व कर दिया जाता है, कंपनी सेक्रेटरी विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इशू द नोटिस, देन दिस नोटिस विल बी इनवैलिड। ये नोटिस इनवैलिड होगा और बोर्ड मीटिंग को इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा। एक फेमस केस स्टडी है दोस्तों, अल अमीन सिट्रंस लिमिटेड वर्सेस वीएम वेसल लॉयल वर्ल्ड। अल अमीन सिट्रंस लिमिटेड वर्सेस वीएम वेसल लॉयल वर्ल्ड। इस डिसाइडेड केस लॉ के अंदर कहा गया कि यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज न करें और वो नोटिस इशू कर दे, तो वो नोटिस इनवैलिड होगा दोस्तों। फिर आगे एक और केस लॉ है सर, हुपर वर्सेस कर स्टुअर्ट। हुपर वर्सेस कर स्टुअर्ट के केस में कहा गया दोस्तों, यदि कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विदाउट ऑथराइजेशन के भी नोटिस सर्व कर देता है और बाद में यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके द्वारा इशू किए गए नोटिस को वैलिड डिक्लेयर कर दे, यानी कि रेटिफाई कर दे, कंफर्म कर दे, तो वो नोटिस वैलिड माना जाएगा सर। तो 2 मोस्ट इंपोर्टेंट केस स्टडीज आपको एग्जाम में पुट करनी है दोस्तों। यहां पर पहली थी अल अमीन सिट्रंस लिमिटेड वर्सेस वीएम वेसल लॉयल वर्ल्ड। इस केस में क्या कहा गया था सर, यदि कंपनी सेक्रेटरी विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नोटिस इशू कर देता है तो वो वैलिड नहीं होगा। दूसरा है हुपर वर्सेस कर स्टुअर्ट्स एंड कंपनी। हुपर वर्सेस कर स्टुअर्ट एंड कंपनी में कहा गया है यदि कंपनी सेक्रेटरी विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नोटिस इशू कर भी दे, तो यदि बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे रेटिफाई कर दे, कंफर्म कर दे, वैलिड डिक्लेयर कर दे, तो वो नोटिस वैलिड माना जाएगा। ये हुई सर प्रॉपर अथॉरिटी। प्रॉपर नोटिस होने के लिए दोस्तों, प्रॉपर नोटिस होने के लिए डेट, टाइम और प्लेस का मेंशन होना जरूरी है। नोटिस शुड कंटेन डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग। जहां पर मीटिंग की जानी है, किस समय पर मीटिंग की जानी है, किस दिन मीटिंग की जानी है, ये नोटिस के अंदर प्रॉपर्ली मेंशन होना जरूरी है, तभी नोटिस वैलिड होगा। यदि डेट, टाइम और प्लेस मेंशन नहीं होगा सर, तो नोटिस प्रॉपर नहीं माना जाएगा, प्रॉपरली कन्वे नहीं माना जाएगा। और यदि मीटिंग की जाती है और उसमें जो आइटम डिस्कस किए जाते हैं वो वैलिडली अप्रूव्ड नहीं माने जाएंगे, वो मीटिंग ही वैलिड नहीं मानी जाएगी। साथ ही प्रॉपर नोटिस होने के लिए नोटिस शुड कंटेन द एजेंडा। सर, प्रॉपर नोटिस होने के लिए नोटिस के अंदर एजेंडा का होना जरूरी है। एजेंडा का मतलब है सर आइटम्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस इन द मीटिंग, कि कौन कौन से आइटम्स पर डिस्कशन किया जाना है। सर, ये 4 आइटम है सर, इस पर डिस्कस किया जाना है, इसलिए मीटिंग बुलाई जा रही है। तो सर एजेंडा में मेंशन कीजिए, एजेंडा में मेंशन कीजिए कि किन आइटम्स को आप डिस्कस करेंगे मीटिंग के अंदर। क्या सर जो एजेंडा के अंदर आइटम्स मेंशन किए हैं, 4 आइटम्स मेंशन किए हैं, उसके अलावा भी कोई आइटम चेयरमैन चाहे तो डिस्कस कर सकता है क्या मीटिंग में? तो सर यहां कहा गया है कि एनी अदर आइटम्स विच इज नॉट मेंशन इन द एजेंडा कैन नॉट बी डिस्कस इन द मीटिंग। वो मीटिंग के अंदर डिस्कस नहीं किया जा सकता। दूसरी बात,
जिस ऑर्डर में एजेंडा के अंदर आइटम लिखे हुए हैं, आइटम नंबर 1 फर्स्ट ऑर्डर पे लिखा हुआ है, सेकंड पे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो जिस ऑर्डर में आइटम्स डिस्कस करना लिखा हुआ है, क्या चेयरमैन उस ऑर्डर को चेंज कर सकता है? आइटम नंबर 4 को क्या पहले डिस्कस कर सकता है, 3 को बाद में, फर्स्ट को सबसे लास्ट में? तो यस, कहा गया है सर दोस्त यहां पर कि चेयरमैन एज ए कोऑर्डिनेटर ऑफ द मीटिंग, चूंकि एक चेयरमैन कोऑर्डिनेटर होता है, वह लिस्ट ऑफ द आइटम्स के ऑर्डर को चेंज कर सकता है। यानी कि एजेंडा के अंदर जो आइटम्स का लिस्ट दिया हुआ है उनके सीक्वेंस को चेंज कर सकता है डिस्कशन के पर्पस के लिए दोस्तों। तो बीइंग ए कोऑर्डिनेटर ऑफ द मीटिंग, chairman can change the order of agenda to be discussed, but new item cannot be discussed in the general meeting। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात ये हुई सारी बातें प्रॉपर नोटिस के रिगार्ड्स में, यानी प्रॉपर नोटिस के लिए डेट टाइम प्लेस मेंशन होना चाहिए, एजेंडा दिया जाना जरूरी है, एजेंडा में जो लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, न्यू आइटम्स कैन नॉट बी डिस्कस, है ना, और चेयरमैन कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द आइटम्स टू बी डिस्कस। अब देखिए दोस्तों, यदि कोई आइटम डिस्कस करना रह जाता है, एजेंडा के अंदर 4 आइटम दिए गए थे, 3 आइटम डिस्कस हो गए, पर चौथा आइटम डिस्कस नहीं हो पाया और समय हो गया है, 6 बज गई है शाम की, ठीक है, अब सर मीटिंग नहीं की जा सकती किसी भी कारण से, और जो लास्ट आइटम डिस्कस करना है वो समय ज़्यादा लेगा। तो दोस्तों, क्या जो आइटम बचा है डिस्कस करने के लिए उसे कंपलसरी है मीटिंग में डिस्कस करना? नहीं दोस्तों, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि वो आइटम डिस्कस किया ही जाए तभी मीटिंग कंप्लीट होगी। सर, यदि कोई आइटम लेफ्ट टू बी डिस्कस, इफ एनी आइटम इज लेफ्ट टू बी डिस्कस, तो वह एडजर्न मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। उस आइटम के डिस्कशन के लिए मीटिंग एडजर्न हो जाएगी टू द सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस इन द नेक्स्ट वीक, और एनी अदर डे टाइम प्लेस एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये सारी बातें हुई सर प्रॉपर नोटिस के रिगार्ड्स में। एक और बात सर, यदि कोई नोटिस किसी भी मेंबर को नहीं मिलता है, यदि कोई नोटिस जनरल मीटिंग का मेंबर को नहीं मिलता है, तो क्या मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी? तो दोस्तों, यहां पर कंपनी एक्ट के अंदर कहा गया है कि यदि नोटिस सर्व करने में एक्सीडेंशियल ओमिशन हुई है, यानी कि एक्सीडेंशियली नोटिस प्रॉपरली सर्व नहीं हो पाया है, तो नोटिस, तो फिर मीटिंग वैलिड बनी रहेगी। और यदि नोटिस डेलिबरेटली सर्व नहीं किया गया है, यानी कि डेलिबरेट ओमिशन इन्वॉल्व है इन द सर्विस ऑफ नोटिस, तो मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी दोस्तों। यानी कि एक्सीडेंशियल ओमिशन मीटिंग को इनवैलिड नहीं करता है, मीटिंग को प्रॉपर और वैलिड बनाए रखता है, परंतु यदि डेलिबरेटली ओमिशन की गई है, डेलिबरेट जानबूझकर गलती की गई है नोटिस सर्व करने में, तो यहां पर मीटिंग इनवैलिड होगी, किस नोटिस प्रॉपरली सर्व नहीं माना जाएगा और मीटिंग में जो भी डिस्कस किए गए आइटम्स वो वैलिड नहीं माने जाएंगे दोस्तों। आगे कहा गया है दोस्तों, नोटिस मस्ट बी गिवन टू द फर्स्ट नेम जॉइंट होल्डर। जो आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू किया गया है, यदि आपने शेयर्स जॉइंट होल्डिंग में परचेज किए हैं कंपनी के, तो आपको जो एक शेयर सर्टिफिकेट इशू किया होगा, शेयर सर्टिफिकेट में जिसका नाम सबसे ऊपर है वहां पर ऑप्शन होता है जॉइंट होल्डर्स का, वहां पर ऑप्शन ए के अंदर नाम लिखा जाता है, ऑप्शन बी के अंदर दूसरा नाम लिखा जाता है, यानी कि ऊपर जिसका नाम लिखा हुआ है, पहला नाम जिसका शेयर सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, नोटिस उसे ही सर्व किया जाएगा, दोनों जॉइंट होल्डर को नोटिस सर्व नहीं किया जाएगा दोस्तों। और आगे बात की गई है, यदि मीटिंग के अंदर वोट किया जाता है और जॉइंट होल्डर वहां पर प्रेजेंट है, दोनों ही जॉइंट होल्डर प्रेजेंट हैं और दोनों अलग अलग वोट कास्ट करते हैं, दोनों अलग अलग वोट कास्ट करते हैं, एक फेवर में करता है, एक फेवर में नहीं करता है, तो किसका वोट वैलिडली माना जाएगा, किसका वोट वैलिड कास्ट माना जाएगा? दोस्तों, जो फर्स्ट नेम जॉइंट होल्डर है उसी का वोट वैलिड माना जाएगा। यदि उसने फेवर में वोट दिया है तो वो फेवर में वोट माना जाएगा, और यदि उसने फेवर में नहीं दिया है तो वह उसी अकॉर्डिंग माना जाएगा दोस्तों। नोटिस 3 तरह से दिया जा सकता है, यानी मोड ऑफ सर्विसिंग ऑफ द नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, ईमेल या पोस्ट। एडवर्टाइजमेंट से नोटिस दिया जा सकता है, ईमेल से दिया जा सकता है, पोस्ट से दिया जा सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ईमेल से नोटिस होता है सर, एडवर्टाइजमेंट, ईमेल और पोस्ट। बट आगे कहा गया है, if the member requests the company to send the notice by the prescribed mode, specified mode, then company is not bound to serve the notice as per the directions given by the shareholder or member, unless the shareholders
deposited the required cost for servicing of the notice. So if the shareholder requested the company to serve the notice by a specified mode, then company is not bound to serve the notice with that specified cost unless the shareholder deposited the cost of servicing of the notice by that mode. यदि शेयर होल्डर कहता है कि कंपनी को कि इस स्पेसिफाइड मोड से नोटिस हमें सर्व कीजिए, स्पीड पोस्ट से हमें कीजिए, पर यदि कंपनी स्पीड पोस्ट से नोटिस सर्व नहीं करती है किसी भी मेंबर्स को, तो यहां पर मेंबर यदि स्पीड पोस्ट से नोटिस चाहता है तो मेंबर को स्पीड पोस्ट की कॉस्ट कंपनी को जमा करानी होगी, तो कंपनी बाउंड होगी स्पीड पोस्ट से नोटिस भेजने के लिए, अन्यथा कंपनी बाउंड नहीं होगी। दोस्तों अब बातें प्रॉपर टाइम की कर लेते हैं सर। तो प्रॉपर टाइम के लिए कहा गया है नोटिस मस्ट बी गिवन एट लीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग नोटिस सर्व कर दिया जाना चाहिए। नोटिस के 3 मोड हमने पढ़े थे, एडवर्टाइजमेंट, ईमेल एंड पोस्ट। तो दोस्तों यदि आप एडवर्टाइजमेंट या ईमेल से नोटिस सर्व करते हैं तो जिस दिन आपने एडवर्टाइजमेंट किया है, ईमेल किया है, नोटिस उसी दिन सर्व माना जाता है। जैसे जिस दिन का अखबार रिलीज होता है नोटिस उसी दिन सर्व माना जाएगा, उसी दिन लोग उसे पढ़ लेंगे सर, ठीक है। और ईमेल में तो बिल्कुल प्रॉम्प्टली जिस समय आपने ईमेल किया उसी समय उसी क्षण वो सर्व हो जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट और ईमेल से यदि आप नोटिस सर्व करते हैं तो वो उसी दिन सर्व माना जाता है। एटलीस्ट 21 क्लियर डेज का मतलब क्या है सर? यहां पर क्लियर डेज का मतलब है जिस दिन नोटिस सर्व किया गया है, जिस दिन नोटिस सर्व किया गया है। जैसे मान लीजिए 1 मार्च को नोटिस सर्व किया गया ईमेल और एडवर्टाइजमेंट से, पोस्ट की अभी बात नहीं कर रहा हूं, ईमेल और एडवर्टाइजमेंट से, तो वो सर्व माना जाएगा 1 मार्च को ही, जिस दिन ईमेल और एडवर्टाइजमेंट दिया गया। उसके बाद सर देखिए, आप जिस दिन सर्व किया है उस दिन को आप हटा दीजिए, एक्सक्लूड कर दीजिए, उसे काउंटिंग में मत रखिए, ठीक है। उसके बाद 21 डेज आगे बढ़िए, यानी कि 21 डेज आपको जोड़ना है 1 मार्च के अंदर। 22 मार्च आ गया सर, एक दिन उसके बाद आपको मीटिंग का भी हटाना है, यानी कि 1 डे आपको सर्विस ऑफ नोटिस का हटाना है जिस दिन सर्व किया गया। फिर 21 डेज क्लियर बीच में होने चाहिए, 21 डेज क्लियर, यानी कि 2 मार्च से लेकर आप गिनना चालू करेंगे तो 22 मार्च के बीच में 21 डेज आपको दिखाई देंगे सर। 2 मार्च से 22 मार्च 21 डेज क्लियर होते हैं। आपको 22 मार्च का दिन भी हटाना है दोस्तों मीटिंग के लिए, क्योंकि जिस दिन मीटिंग की जानी है नोटिस उसी दिन नहीं मिलना चाहिए, उससे एक दिन पहले मिल जाना चाहिए, यानी कि क्लियर 21 डेज बीच में होने चाहिए सर। जिस दिन सर्व किया है, ये जिस दिन सर्व किया है उस दिन को हटा दीजिए और बीच में 21 डेज जोड़िए, और एक लास्ट जो 21st डे है उसे भी आप हटा दीजिए, क्योंकि मीटिंग से एक दिन पहले नोटिस मिल जाना चाहिए। तो यहां पर यदि मैं 1 तारीख को 1 मार्च को यहां पर ईमेल और एडवर्टाइजमेंट से नोटिस सर्व करता हूं तो मुझे 21 दिन जोड़ता हूं, 22 मार्च आती है, 22 मार्च का दिन एक दिन मुझे नोटिस के लिए रखना, मीटिंग के लिए रखना है, तो 23 मार्च को मैं मीटिंग कर सकता हूं। तो दोस्तों यदि 23 मार्च को मुझे मीटिंग करनी है तो 1 मार्च को नोटिस सर्व हो जाना चाहिए, यानी कि क्लियर 21 डेज बिफोर नोटिस सर्व हो जाना चाहिए, तभी वैलिडली 23 मार्च को मैं मीटिंग कर पाऊंगा। 24 को कर सकता हूं क्या सर? यस कर सकता हूं, फिर तो मेरे पास पर्याप्त समय है। 23 या 23 के बाद में कभी भी यदि मीटिंग करनी है, 23 के बाद में कभी भी मैं मीटिंग कर सकता हूं यदि नोटिस 1 तारीख को सर्व कर दिया गया है। तो लास्ट डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस यदि 23 मार्च को आपको मीटिंग करनी है तो 1 मार्च होना चाहिए सर। ये बात हुई ईमेल और एडवर्टाइजमेंट से। तो एडवर्टाइजमेंट के मोड क्या है सर? एडवर्टाइजमेंट के सर 2 एडवर्टाइजमेंट में आपको यहां पर नोटिस सर्व करना पड़ेगा। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइजमेंट करना है जो नेशन वाइज सर्कुलेट होता है, पूरे देश में जो अखबार सर्कुलेट होता है। दूसरा वर्नेकुलर लैंग्वेज, यानी कि लोकल लैंग्वेज, देशी भाषा में, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, यानी कि एक तो इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लिश न्यूज़पेपर नेशन वाइज सर्कुलेटेड, दूसरा वर्नेकुलर लैंग्वेज इन वर्नेकुलर न्यूज़पेपर, राजस्थानी में राजस्थानी न्यूज़पेपर के अंदर, राजस्थान पत्रिका के अंदर मुझे सर्कुलेट करना पड़ेगा जो उस डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट होती है जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी सिचुएटेड है। तो ये हुई बात सर एडवर्टाइजमेंट और ईमेल के थ्रू नोटिस को सर्व करने की। 21 क्लियर डेज आपको क्या लेने हैं, जिस दिन नोटिस सर्व कर रहे हो उसमें 22 दिन जोड़ दीजिए, 23 तारीख को मीटिंग आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट के थ्रू यदि नोटिस सर्व किया जाता है तो
यदि नोटिस पोस्ट से आप सर्व करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कंपनीज एक्ट के अंदर कहा गया है, रूल्स में प्रेस्क्राइब्ड करते हुए, कि यदि नोटिस पोस्ट के थ्रू सर्व किया गया तो जिस दिन आप पोस्ट करते हैं उसके 48 घंटे बाद प्रॉपरली सर्व माना जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली यदि मैंने आज पोस्ट किया है तो किसी को कल मिलेगा, किसी को परसों मिलेगा। तो कंपनीज एक्ट में रूल्स के द्वारा, रूल नंबर आपको याद नहीं करना है, प्रेस्क्राइब्ड कर कहा गया है कि नोटिस आफ्टर डिस्पैच ऑफ पोस्ट 48 आवर्स आफ्टर डिस्पैच ऑफ पोस्ट प्रॉपरली सर्व माना जाएगा। यानी कि हमारे एग्जाम्पल में यदि पोस्ट के थ्रू नोटिस 1 मार्च को यदि पोस्ट किया गया तो वह 48 घंटे बाद यानी कि 3 मार्च को प्रॉपरली सर्व माना जाएगा। तो 3 मार्च को सर्व हुआ, उसके बाद आप 3 मार्च को 1 मार्च को पोस्ट किया, 3 मार्च को सर्व हुआ, 3 मार्च के बाद 21 दिन आपको देखने हैं। आगे बढ़िए, 3 मार्च के बाद 21 दिन आप 24 मार्च को पहुंचते हैं। 24 मार्च एक दिन आपको बाद में मीटिंग का भी छोड़ना है, यानी कि 24 मार्च को आप छोड़ दीजिए तो 25 मार्च को प्रॉपरली आप मीटिंग कर सकते हैं। तो यहां पर सर पोस्ट की दशा में आपको क्लियरली 21 डेज का मतलब है 2 दिन यानी कि 48 घंटे सर्विस के लिए देखने हैं। यदि 1 तारीख को पोस्ट किया गया है तो वो डीम्ड टू बी सर्व 3 मार्च को माना जाएगा। यानी कि इफ द नोटिस इज सर्व थ्रू द पोस्ट, कंपनीज एक्ट में कहा गया है इट विल डीम्ड टू बी सर्व्ड आफ्टर द 48 आवर्स ऑफ द पोस्ट। तो सर वहां से 21 दिन आपको काउंट करने हैं और 1 दिन मीटिंग का छोड़ना है। यदि मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं दोस्तों, तो पोस्ट की दशा में जिस दिन आप पोस्ट करते हैं उसमें 24 डेज जोड़िए, यानी कि 1 मार्च को आपने पोस्ट किया तो 24 डेज, 25 मार्च या उसके बाद कभी भी आप मीटिंग कर सकते हैं, प्रॉपर नोटिस मान लिया जाएगा। यदि आप एडवर्टाइजमेंट या ईमेल से नोटिस करते हैं तो उसमें आपको सीधे 22 दिन जोड़ने हैं दोस्तों, 22 दिन जोड़ने हैं, यानी कि 23 मार्च ऑनवर्ड्स आप मीटिंग कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं दोस्तों। यदि मैंने नोटिस दिया है ईमेल से 5 फरवरी को, तो मीटिंग किस दिन हो सकती है या उसके बाद हो सकती है, तब प्रॉपर नोटिस सर्व माना जाएगा। दोस्तों 5 फरवरी को दिया है तो मुझे 22 दिन जोड़ने हैं, केवल 27 फरवरी या फिर 27 फरवरी के बाद यदि मैं मीटिंग करता हूं तो 5 फरवरी को जो मेल से नोटिस दिया गया है वो प्रॉपर नोटिस माना जाएगा। अब यदि मैं 1 फरवरी को नोटिस देता हूं पोस्ट के थ्रू, तो दोस्तों मुझे 24 दिन जोड़ने हैं। यहां पर 25 फरवरी या 25 फरवरी के बाद यदि मैं मीटिंग करता हूं तो उसके लिए 1 तारीख को पोस्ट किया गया नोटिस प्रॉपर नोटिस मान लिया जाएगा। आगे बात करते हैं सर शॉर्टर नोटिस की। मान लीजिए कंपनी की मीटिंग होने वाली है 10th ऑफ मार्च को और कंपनी 1 मार्च को नोटिस देकर यहां पर मेंबर्स को मीटिंग में आने के लिए इनवाइट करती है। तो क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? देख लिए 21 क्लियर डेज नोटिस तो नहीं हो रहा है, 10 दिन पहले ही कंपनी नोटिस देना चाह रही है। तो क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? तो हाँ दोस्तों, कंपनी ऐसा कर सकती है यदि वो प्रायर अप्रूवल ले लेती है अपने शेयर होल्डर्स से कि क्या हम शॉर्टर नोटिस देकर मीटिंग बुला सकते हैं, और यदि शेयर होल्डर्स उसे प्रायर अप्रूवल दे दें नोटिस देने से पहले, तो कंपनी शॉर्टर नोटिस देकर मीटिंग को कॉल कर सकती है। ऐसा कैसे होगा सर? मान लीजिए 10 मार्च को कंपनी मीटिंग करना चाहती है, 1 मार्च को नोटिस सर्व करना चाहती है, तो दोस्तों 1 मार्च से पहले कंपनी को अप्रूवल लेनी पड़ेगी अपने शेयर होल्डर से। तो कंपनी मान लीजिए ईमेल कर शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लेती है 1 मार्च से पहले और शेयर होल्डर अप्रूवल दे देते हैं, तो कंपनी 1 मार्च को नोटिस सर्व कर 2 मार्च 3 मार्च मतलब कि शॉर्टर नोटिस पर मीटिंग को कॉल कर सकती है। तो सर यह प्रायर अप्रूवल कितने शेयर होल्डर्स की चाहिए सर? यहां पर बात आती है जो प्रायर अप्रूवल, प्रायर कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर है वो वैलिड कब मानी जाएगी? तो सर यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि एजीएम होने जा रही है, यदि एनुअल जनरल मीटिंग होने जा रही है, तो प्रायर कंसेंट टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के एटलीस्ट 95% ऑफ द टोटल मेंबर्स के द्वारा दिया जाना जरूरी है। यानी कि कंपनी के अंदर एग्जांपल 100 मेंबर्स हैं तो कम से कम 95 मेंबर्स, यानी कंपनी ने 100 मेंबर्स को मेल किया 1 मार्च से पहले, नोटिस सर्व करने से पहले,
है ना, शॉर्टर नोटिस के द्वारा मीटिंग को कॉल करने की कंसेंट प्राप्त करने के लिए, तो कम से कम 100 मेंबर्स में से 95 या 95 से ज्यादा मेंबर्स के द्वारा अप्रूवल दिया जाना जरूरी है, कंसेंट और सहमति दिया जाना जरूरी है कि हाँ आप गो फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, 1 तारीख को शॉर्टर नोटिस देकर आप 10 तारीख को मीटिंग बुला लीजिए। तो यह है इन केस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। पर दोस्तों, यदि कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करने जा रही है, यदि कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करने जा रही है, तो 2 दशाएं हो सकती है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। यानी दोस्तों, यदि एजीएम है तो टाइप ऑफ कंपनी मैटर नहीं करता, देखना ही नहीं है। पर यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है तो टाइप ऑफ कंपनी मैटर करता है दोस्तों। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल की दशा में अलग क्राइटेरिया है कंसेंट लेने का, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल यानी कि गारंटी कंपनी की दशा में इन केस ऑफ ईजीएम अलग क्राइटेरिया है कंसेंट लेने का, प्रायर कंसेंट लेने का। यदि कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, इन केस ऑफ एजीएम 2 दशाएं हो सकती है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। एजीएम की तरह, एजीएम की दशा में तो टाइप ऑफ कंपनी देखना ही नहीं है, कम से कम 95% ऑफ टोटल मेंबर कंसेंट दे दें तो चलेगा सर। पर कंपनी यदि ईजीएम करने जा रही है तो शॉर्टर नोटिस की प्रायर अप्रूवल के लिए 2 तरह की कंपनी हो सकती है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। यदि कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो प्रायर कंसेंट के लिए हमें देखना है मेजॉरिटी इन नंबर, मेजॉरिटी इन नंबर होल्डिंग एट लीस्ट 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, मेजॉरिटी नंबर ऑफ मेंबर, मेजॉरिटी नंबर ऑफ मेंबर होल्डिंग एट लीस्ट 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल के द्वारा अप्रूवल हो तो सर इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग शॉर्टर नोटिस पर बुलाई जा सकती है। एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, कंपनी के अंदर 100 मेंबर्स हैं और कंपनी की टोटल पेड अप शेयर कैपिटल भी 100 लाख की है। कंपनी के अंदर 100 मेंबर्स हैं और कंपनी की टोटल पेड अप शेयर कैपिटल भी 100 लाख की है। यहां पर 51 मेंबर्स, कम से कम 100 में से 51 मेंबर्स यानी कि मेजॉरिटी इन नंबर्स के द्वारा कंसेंट होना चाहिए और उनका नंबर में होना ही नहीं चलेगा, उनके द्वारा ही, मतलब वैल्यूएबल शेयर होल्डर्स होने चाहिए वो, उनके द्वारा ही कम से कम 95 लाख की पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड होनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि 100 मेंबर्स और 100 लाख की पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी की है तो कम से कम 51 मेंबर्स जो कि कंपनी की 95 लाख की पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हो, यदि प्रायर कंसेंट दे दे तो कंपनी शॉर्टर नोटिस पर यहां पर मीटिंग कॉल कर सकती है। मान लीजिए टोटल 100 मेंबर्स में से 10 मेंबर्स ने कंसेंट दी, किसने? 10 मेंबर्स ने, उनके पास 99% पेड अप शेयर कैपिटल थी, तो सर क्या मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे बुलाई जा सकती है? बताइए दोस्तों, नहीं, क्योंकि यहां पर मेजॉरिटी इन नंबर्स में मेंबर्स ने कंसेंट नहीं दी है। मेजॉरिटी इन नंबर्स तो तब होते जब 100 आउट ऑफ 50 से ज्यादा होते, यानी कि 51 मेंबर्स कम से कम होते। यहां पर टोटल नंबर ऑफ मेंबर 10 ही है, चाहे उनके पास 99% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड हो, यहां पर मीटिंग में शॉर्टर नोटिस पर मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती। तो ये इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल की बातें हुई। अब यदि कंपनी इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल यानी कि गारंटी कंपनी है, उस दशा में यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आप शॉर्टर नोटिस से बुलाएं तो बुला सकते हैं। वहां पर क्राइटेरिया दिया गया है, मेंबर कंसेंट लेनी होगी आपको थ्रू द मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 95% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। कंसेंट लेनी होगी, प्रायर कंसेंट लेनी होगी थ्रू द मेंबर्स हु आर होल्डिंग एटलीस्ट 95% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। दोस्तों, यहां पर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए कुछ भी बात नहीं है। गारंटी कंपनी में चाहे एक मेंबर के पास भी 95% वोटिंग पावर है तो वो यहां पर प्रायर शॉर्टर नोटिस के द्वारा मीटिंग को कॉल करने के लिए कंसेंट दे सकता है। तो दोस्तों, यहां पर नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट्स ईजीएम इन केस ऑफ शेयर कैपिटल है, वहां पर मेजॉरिटी इन नंबर होल्डिंग 95% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करना चाहिए। इन केस ऑफ ईजीएम यदि गारंटी कंपनी है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो सच ए नंबर ऑफ मेंबर्स के द्वारा
आपको अप्रूवल लेनी होगी, चाहे वो संख्या में कितने भी हों। उनके पास यदि एटलीस्ट 95% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर वो होल्ड करते हैं, चाहे वो एक ही हो, दो ही हो, तो दोस्तों वहां पर शॉर्ट टर्म नोटिस से आप मीटिंग बुला सकते हैं। एजीएम की दशा में तो काइंड्स ऑफ कंपनी आपको देखना ही नहीं है, वहां पर तो टोटल मेंबर्स के एटलीस्ट 95% मेंबर, यानी 100 आउट ऑफ 95 से आपको कंसेंट मिल गई तो आप शॉर्ट टर्म नोटिस पे मीटिंग बुला सकते हैं। तो ये सारी बातें हुई दोस्तों सेक्शन 101 के रिगार्ड्स में, रिगार्डिंग द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग। सो दोस्तों दिस कंप्लीट माय एग्जॉस्टिव लेक्चर ऑन सेक्शन 101। तो आपको ये सेक्शन कैसा समझ में आया दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, आपको बहुत हेल्पफुल होगा अपने करिकुलम, अपने सिलेबस को रिवाइज करने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।